नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं सोनवणे रोहिणी। आज हम विषय हिंदी कक्षा 9वीं इसमें इकाई क्रमांक 22 जो एक पद्य है, वीरों का कैसा हो वसंत, यह पढ़ेंगे। पहले इसकी कवयित्री के बारे में हम जानकारी लेंगे। इसकी कवयित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। इनका जन्म सन 1904 में हुआ और निधन 1948 में हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग में ठाकुर रामनाथ के घर हुआ था। कांस्यवेट गर्ल्स कॉलेज में इन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। इनका विवाह खंडवा निवासी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ संपन्न हुआ। सुभद्रा कुमारी चौहान ने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए अपना अध्ययन छोड़ दिया और पति को भी देश सेवा में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। सन 1947 में 15 फरवरी को जबलपुर के समीप एक मोटर दुर्घटना में उनका देहांत हो गया। सुभद्रा कुमारी चौहान न केवल स्वतंत्रता सेनानी रही, बल्कि उन्होंने साहित्य सृजन भी विपुल मात्रा में किया। उसमें मुकुल और त्रिधारा काव्य संग्रह है। उसी प्रकार बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र, मुकुल, यह उनके कहानी संग्रह है। बिखरे मोती नामक पुस्तक पर उन्हें सक्सेरिया पुरस्कार प्रदान किया गया। सुभद्रा कुमारी चौहान की भाषा शैली सरल और सुबोध। वीरों का कैसा हो वसंत, इस काव्य में वीरों की शूरवीरता को प्रोत्साहित करती हुई यह उत्तम काव्य रचना है। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाएं पुकार रही है। पर्वत, हल्दी घाटी, सिंहगढ़ भी तैनात हो गए। वीरों का कैसा हो वसंत कहकर कवयित्री ने शूरवीरों का उत्साह बढ़ाया। यहाँ पर कवयित्री ने वीरों के बारे में हमें जानकारी दी है। वसंत ऋतु में जिस प्रकार पेड़ पर नए नए पत्ते आते हैं, उसी प्रकार यह हम कहते कि बसंत बहार आई। यहाँ पर इधर वसंत ऋतु में सब तरफ हरियाली छा जाती, वातावरण प्रफुल्लित हो जाता है और वहाँ पर देश के नौजवान यानी ये वीर हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैनात रहते हैं। उनको यह कविता समर्पित की गई है। कविता की शुरुआत में कवयित्री कहती है, वीरों का कैसा हो वसंत, आ रही हिमाचल से पुकार, हे उदधी गरजता बार बार, प्राची पश्चिम भू नभ अपार, सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कवयित्री कहती है, वीरों का यह वसंत कैसा हो। जिस तरह से पहले बताया कि यहाँ पर बसंत ऋतु है, उधर भी बसंती ऋतु है, लेकिन यहाँ का बसंत और वीरों का बसंत, इसमें फर्क है। आ रही हिमाचल से पुकार, हिमालय पर्वत के ओर से भी पुकार आ रही, आवाज आ रही है। उसी प्रकार हे उदधी गरजता बार बार, उदधी का मतलब होता है समंदर, वह भी गरज कर जोर जोर से अपनी गर्जना कर रहा है, बार बार हमें पुकार रहा है। प्राची का अर्थ होता है पूर्व दिशा, पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा, भू यानी कि जमीन, नभ यानी कि आकाश, अपार यानी सारे, ये पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, यानी भू से लेकर और नभ तक। इस प्रकार सभी दिशाओं से आवाज आ रही है। सब पूछ रहे दिग दिगंत, वीरों का कैसा हो वसंत। ये सभी हमसे दिग दिगंत यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पूछ रहे। दिग मतलब दिशाएं, यहाँ पर अनंत सारी दिशाएं हमें पूछ रही है कि वीरों का कैसा हो वसंत। आगे कवयित्री यहाँ पर कहती हमें, फूली सरसों ने रंग दिया, मधु लेकर आ पहुँचा अनंग, वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। फूली सरसों, यहाँ पर सरसों का मतलब होता है राई, जिसे हम मराठी में मोहरी कहते हैं, कि उसका रंग भी कैसा है, पीला है। यहाँ पर मानो वधु यानी यहाँ पर एक ये दुल्हन,
यह वसुधा का अर्थ होता है धरती। जिस प्रकार धरती माता या कोई दुल्हन क्या करती है, पहले दिन हल्दी लगाती है, हल्दी का रंग कैसा होता है, पीला। उसी प्रकार मानो यह फूली सरसों ने भी अपना रंग दे दिया। मधु यानी भौरा, भौरा भी वहाँ पर आ गया है। अनंग का मतलब होता है कामदेव, यानी भौरा इन फूलों का रस चखने के लिए, यानी फूलों पर अपना प्रेम समर्पित करने के लिए वहाँ पर आ पहुँचा है। वधु वसुधा पुलकित अंग अंग, और यह धरती भी है। यह पुलकित होना यानी कि रोमांचित होना, अपना अंग अंग उसका पुलकित हो रहा है। मानो जिस प्रकार कोई दुल्हन हो, दुल्हन शादी के लिए अपने रोमांचित होती है, आनंदित होती है, उसी तरह से आज यह धरती क्या बनी है, दुल्हन बनी है। हे वीर वेश में किंतु कंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यह हमारे वीर है, देश के जो वीर है, सैनिक है, वह क्या है, किंतु कंत यानी अपनी धरती को आज़ाद करने के लिए, कंत का अर्थ होता है स्वामी, प्रमुख, करने के लिए वह क्या है, वेश में है यानी जोश में है। वीरों का कैसा हो वसंत। इधर आगे कवयित्री कहती है, बह रही कोकिला इधर तान, मरु बाजे उधर गान, हे रंग और रन का विधान, मिलने आए हैं आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कि यहाँ पर कोकिला तान भर रही है, मतलब हमें सुबह सुबह कोकिला अपनी मधुर आवाज़ से गाना सुना रही है, जगा रही है। लेकिन उधर मरुभूमि में यानी युद्ध के मैदान में जो नगारे बजाए जा रहे हैं, उससे उधर यानी जहाँ पर हमारे सैनिक तैनात है बॉर्डर पर, वहाँ पर उनका गान यानी ढोल बजाकर वो गाना हो रहा है। हे रंग और रन का विधार, एक तरफ रंग है और एक तरफ क्या है, रन है। रंग मतलब रंग और रन मतलब यहाँ पर युद्ध का मैदान। रंग इधर हम बोलते हैं कि लाल रंग से हम होली खेलते हैं, उसी प्रकार रन में भी वो होली खेलते हैं, लेकिन वह रंगों की होली नहीं, खून की होली होती है। इसीलिए कवयित्री ने कहा है, हे रंग और रन का विधान, मिलने आए आदि अंत, वीरों का कैसा हो वसंत। इसका मतलब होता है मिलने आए आदि और अंत, पता नहीं, इन वीरों को भी पता नहीं और हमें भी पता नहीं, आज इनकी शुरुआत होगी या आज ही क्या हो जाएगा, अंत हो जाएगा। यानी युद्ध के मैदान में जो यानी मौत आएगी या नहीं आएगी, इसका भी उन्हें पता नहीं है। इसीलिए कहा है कि मानो यह आदि और अंत आज मिलने आए हैं। वीरों का कैसा हो वसंत, अपना वसंत और वीरों का वसंत, इनमें फर्क होता है, यह कवयित्री हमें कहना चाहती है। उसी प्रकार आगे कवयित्री कहती है, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझमें क्यों आग लगी, एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। कह दे अतीत, अतीत का मतलब होता है बीती हुई बातें। अगर अतीत हमारा अच्छा हो तो हम वो बातें क्या करते, किसी को बताते, लेकिन अतीत अगर बुरा हो तो वो बात हम किसी से शेयर नहीं करते या किसी को बताते नहीं। उसी तरह से यह कवयित्री कहना चाहते कि अतीत अब तुम मौन त्याग दे। अब तुमने जो चुप्पी छा रखी है, मौन का मतलब चुप्पी, कुछ न बोलना, तो उसे त्याग दे। तो किसे कहते हैं, लंके, लंके तुझ में क्यों आग लगी। लंका मतलब श्रीलंका। हम सबको पता है कि जब रावण माता सीता का अपहरण करके लंका ले जाता है और वहाँ पर उसे छुड़ाने के लिए हनुमान जाता है, उसकी पूंछड़ी में आग लगा देते हैं और इसकी वजह से सारी लंका में आग लग जाती। तू कह दे, अपना अतीत कह दे कि तुझ में सचमुच किस वजह से आग लगी हुई थी। उसी प्रकार एक कुरुक्षेत्र अब जाग जाग। कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत का युद्ध हुआ था जो 18 दिन तक चला था। उसे भी कहा गया है कि अब तू जाग जा और अपने बतला अपने अनुभव अनंत। कुरुक्षेत्र के मैदान में जो जो हुआ वह सारे अनुभव तुम क्या कर दो, बता दो।
वीरों का कैसा हो वसंत, यानी जो कुछ बीता हुआ कल है आज हम सबको क्या कर दे बता दे। उसी प्रकार आगे कवयित्री कहती है, हल्दी घाटी के शिलाखंड, ए दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दो जगह आ स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। यहाँ हल्दी घाटी का शिलाखंड, हल्दी घाटी यहाँ पर एक युद्ध का मैदान यानी एक घाटी में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। वहाँ की मिट्टी हल्दी की तरह पीले रंग की है, इसीलिए वहाँ पर उसे नाम पड़ा है हल्दी घाटी। शिलाखंड यानी पत्थर, यानी पत्थरों के बीच में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध महाराणा प्रताप और राजा अकबर के बीच में हुआ था और इसमें महाराणा प्रताप ने अपना कर्तव्य यहाँ पर दिखा दिया था। इसीलिए कहा है कि हल्दी घाटी के शिलाखंड, अभी महाराणा प्रताप तो जीवित नहीं है लेकिन वहाँ के जो शिलाखंड है, जो पत्थर है, तुम सबको हल्दी घाटी में क्या क्या हुआ था यह सब बता दो। उसी प्रकार कवयित्री कहती आगे, ए दुर्ग, दुर्ग यानी किला, सिंहगढ़ के प्रचंड, जो सिंहगढ़ का किला है उसका भी, इसकी भी एक कहानी यहाँ पर है। जो किला था वह मुगलों के कब्जे में था। जिजामाता अपने बेटे शिवाजी से कहती है कि बेटा मुझे बहुत दुख होता है कि यह किला इन मुगलों के कब्जे में है, इसे हमारे पास होना चाहिए। सिंहगढ़ का पहले नाम कोंडाना था। इस प्रकार यहाँ पर ये शिवाजी महाराज सिंहगढ़ को यानी कोंडाना किले को सर करने के लिए यानी चढ़ाई करने के लिए तानाजी का यहाँ पर चुनाव करते हैं। लेकिन तानाजी इन दिनों में अपने बेटे रायबा की शादी में व्यस्त है। तो लेकिन तानाजी वहाँ पर कहते हैं आधी लग्न कोंडाण्याचं आणि मग रायबाचं, यानी कि पहले मैं राणा यानी तानाजी कहते हैं कि मैं पहले किला सर करूँगा और फिर अपने बेटे की शादी। इस प्रकार उनका भाई सूर्याजी भी उनके साथ जाता है। यह किला जो है कोंडाना वह सीधा है, चढ़ाई में कठिन है, इसीलिए वह अपनी यशवंती नाम की जो घोरपड़ है उसे वहाँ पर ले जाता है। छिपकली के जैसा एक छोटा सा एक प्राणी होता है और जिसकी कमर में रस्सी बांधी जाती है और उसे लेकर वह आगे चढ़ जाती, चिपक जाती, यानी किले की दीवार पर वह चिपक जाती है। फरवी से उससे यहाँ पर बाकी लोग धीरे धीरे करके चढ़ जाते हैं। इस प्रकार लेकिन आज ये यशवंती ऊपर जाने के लिए तैयार ही नहीं थी, मानो उसे कुछ अनसुना अंदेशा पता चल गया हो। तो तानाजी ने कहा कि यह मेरी इज्जत का सवाल है, तुम क्या हो, मेरी मदद करो। इस प्रकार तानाजी की यह यशवंती नाम की जो घोरपड़ है दीवार की किले की दीवार पर चिपक जाती है और उसके साथ बंधी हुई रस्सी से यहाँ पर यह तानाजी ऊपर चढ़ जाते हैं और आगे जाकर सूर्याजी और जो सैनिक है अंदर का दरवाज़ा खुलने की राह देखते हैं। अंदर का दरवाज़ा तानाजी खोल देता है, तब मुगलों को पता चल जाता है, मुगलों का वहाँ पर सरदार होता है उदय भानु, पता चल जाता है कि मराठों ने हमला बोल दिया है। दोनों में घमासान युद्ध हो जाता है, लेकिन उसमें उदय भानु घात करता है और तानाजी पर वार करके तानाजी वहाँ पर मर जाता है। वहाँ पर सैनिक सभी भागने लगते। तब ये सूर्याजी कहता है, तुमचा बाप इथं मरून पडला आहे, भागूबाई सारखे पळता काय, किल्ल्याचा दोर कापून टाकला आहे, मरायचं असेल तर वरून उड्या टाकून मरा, नाहीतर सैनिकापुरे लड़ता लड़ता मरा। इस तरह से कहकर सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता है। हर हर महादेव शिवाजी महाराज की जय कहकर सभी लोग मुगलों से टूट पड़ते हैं और वह किला हासिल कर लेते हैं। इधर यह पता सबको चल जाता है, किला तो मिल गया। तो शिवाजी महाराज अपनी माता से कहती है, माँ साहेब गढ़ आला पण सिंह गेला, यानी हमें कोंडाना तो मिल गया लेकिन हमारे सिंह जैसा तानाजी हमें छोड़कर चला गया। तभी से
यह कोंडाना किले का नामकरण हो जाता है सिंहगढ़। तो ये सिंहगढ़, ये दुर्ग, तुम अपनी कहानी क्या कर दो, बता दो, जगा दो आज स्मृतियाँ ज्वलंत, वीरों का कैसा हो वसंत। जो स्मृतियाँ हैं वो यादें हैं, तुम आज सबको बता दो, वीरों का कैसा हो वसंत। आगे कवित्री कहती है, भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वो छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत, वीरों का कैसा हो वसंत। कि भूषण और कवि चंद ये कवियों के नाम है जो लिखकर अपनी प्रेरणा से बाकी लोगों को जागरूक करना चाहते हैं। ये चंद यानी चंद बरदाई, पृथ्वीराज रासो नामक इन्होंने एक रचना की है कि उनके छंद में क्या है, बिजली भर दे वो छंद नहीं। कि जिस प्रकार कलम लिखने पर किसी ने लिख दिया और हमने चेतना आ जाती है, लेकिन आज की कलम बंदी है, स्वच्छंद नहीं है। यह हमें फिर बतावे कौन हंत, इसका अंत क्या होगा यह हमें कौन बताएगा, वीरों का कैसा हो वसंत। इस प्रकार इस काव्य में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने हमें वीरों का वसंत और हमारे आम जनता का वसंत कैसा होता है, इसमें फर्क यहाँ पर दिया गया है और हमें वीरों का वसंत कैसा है इसके बारे में जागरूक किया है। आपको पाठ के नीचे दिया गया स्वाध्याय अपनी कॉपी में लिखना है। धन्यवाद।